सो हे वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ड्रामा में। तो गाइस आप लोगों के लिए मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको नोट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इसमें सारी चीजों को क्लियर आउट करूंगी। तो प्लीज नोट जरूर करिए और उसको रिविजन करिए, क्योंकि अगर आपको किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो उसको रिविजन करना बहुत जरूरी होता है। और रिविजन आप तभी कर पाएंगे जब आप चीजों को नोट करेंगे। तो गैस ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको इग्नोर नहीं करिए और चीजों को नोट करिए। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस की प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी इनमें से कौन सी है। तो आपको बताना है कि हिमालय की जो सबसे पश्चिमी चोटी है वो कौन सी चोटी है, जो कि आपको बताना है। अगर हम मैप में बात करें तो ये जो है इस तरीके से आपका मैप है, जिसमें से अगर हम बात करें तो ऊपर में आपका होता है कौन सा, ऊपर में होता है आपका नॉर्थ, नीचे में होता है साउथ यानी कि दक्षिण, इधर होता है आपका वेस्ट और इधर होता है आपका ईस्ट। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इधर हो गया आपका पश्चिम हो गया, इधर आपका पूर्व हो गया, इधर आपका दक्षिण हो गया और ऊपर में आपका नॉर्थ हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि जो सबसे पश्चिमी चोटी यानी कि इधर जो है चोटी वो कौन सी चोटी है, ये आपको बताना है हिमालय की। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी नमचा बरवा, ऑप्शन सी नंगा पर्वत या ऑप्शन डी शिवालिक। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नंगा पर्वत जो है ये हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें कि ये कितनी मीटर जो है ये लंबी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर नंगा पर्वत की बात करते हैं तो नंगा पर्वत जो है वो कितना मीटर लंबा है गाइस, तो 8126 मीटर जो है ये लंबा, ये आपको ध्यान रखना है। ये कितना मीटर लंबा है गाइस, तो 8126 मीटर जो है इस पर्वत की लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है ये सबसे पश्चिमी चोटी है हिमालय की। ठीक है, उसके बाद नमचा बरवा की बात करते हैं गाइस। नमचा बरवा जो है ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। तो ये अगर आपसे पूछे कि हिमालय की जो है वो पूर्वी चोटी कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है ये आपका है नमचा बरवा। और इसकी अगर लंबाई पूछे कि ये कितना किलोमीटर लंबी है, तो इसको भी ध्यान रखना है गाइस। अगर इसकी लंबाई आपसे पूछता है तो ये है आपका 7782 मीटर। ठीक है, तो अगर इसका ये पूछता है तो आपको कितना याद रखना है, 7782 मीटर जो है ये लंबा है, ये आपको ध्यान रखना है गाइस। इसकी लंबाई आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं आपकी जो है सब माउंट एवरेस्ट के बारे में। ये जो है उत्तरी चोटी जो है ये कौन सी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो हिमालय की जो सबसे उत्तरी चोटी है ये आपका माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। ये उत्तर में आपके पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें कि ये कितना लंबा है, तो इसका आपको लंबाई याद रखना है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 8848 मीटर जो है ये लंबा है। ये कितना मीटर लंबा है, 8848 मीटर जो है ये लंबा है माउंट एवरेस्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 8848 मीटर। उसके बाद बात करते हैं माउंट एवरेस्ट जो है ना ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये हिमालय का हिस्सा है, ये हिमालय की सबसे उत्तरी चोटी है। लेकिन ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है guys, ये आपको ध्यान रखना है। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका माउंट एवरेस्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसकी लंबाई कितनी है, तो जिसकी लंबाई है 8848। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद बात करते हैं कि ये स्थित कहाँ पे गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर इसकी स्थिति पूछे तो ये आपको ध्यान रखना है कि नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये स्थित कहाँ है गाइस, माउंट एवरेस्ट। तो ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर कौन सा स्थित है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जो की है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो इसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसमें जितना चीज यहाँ पे नोट करवाई सब बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो इस सबको नोट जरूर कर लीजिएगा। ये सीमा पर स्थित है, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे जगह हो रहा है वहीं पे मैं लिख रही हूँ, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। और ये सबको नोट जरूर करते चलेगा, एक बार आप चीजों को समझ लीजिए, उसका चीजों को नोट करिए। उसके बाद अगर शिवालिक की बात करें गए तो शिवालिक से आपको ये याद रखना है कि हिमालय की जो सबसे दक्षिणी चोटी जो है ये कौन सी गई, तो आपको याद रखना है कि हिमालय की जो सबसे दक्षिणी चोटी जो है वो कौन सी है। तो हिमालय की सबसे दक्षिणी चोटी जो है ये आपका शिवालिक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपको याद रखना है, ये सबसे नवीनतम चोटी भी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे नवीनतम चोटी कौन सी है, तो शिवालिक है। उसके बाद आपको याद रखना है
ये कहाँ तक फैली हुई है? तो 2400 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। ये कहाँ तक फैली हुई है गैस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2400 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कौन सी शिवालिक जो है, ये सबसे जो है हिमालय की नवीनतम चोटी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये शिवालिक क्या है गैस? तो ये सबसे नवीनतम है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट नोट कर लेना गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि केसरी का प्रकाशन निम्न में से किसके नेतृत्व में किया गया था? तो आपको बताना है कि जो केसरी का प्रकाशन हुआ था वो किसके नेतृत्व में किया गया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। केसरी का जो प्रकाशन किया था वो किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। उसके बाद बात करते हैं कि इन्होंने केसरी का प्रकाशन जो है बाल गंगाधर तिलक ने कब किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रकाशन किया था 1881 में जो है इसका प्रकाशन किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर भाषा की बात पूछे कि अगर ये किस भाषा में इसका प्रकाशन हुआ था, तो ये भी guys ध्यान रखिएगा, ये जो जिस भाषा में प्रकाशन हुआ था ये था मराठी में। ठीक है, तो 1881 में जो है केसरी का प्रकाशन किया था बाल गंगाधर तिलक ने, और किस भाषा में किया था? तो मराठी में किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक से आपको एक पॉइंट और याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जो है मराठा जो समाचार पत्र था उसका भी प्रकाशन किया था। ठीक है, तो ये जो है मराठा का भी प्रकाशन किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला इन्होंने केसरी का और दूसरा आपको याद रखना है मराठा का। ठीक है, तो इन्होंने केसरी का प्रकाशन किया, दूसरा आपको याद रखना है मराठा का, जो कि मराठा किस भाषा में थी गाइस? तो आपको ध्यान रखना है मराठा जो थी वो अंग्रेजी भाषा में थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मराठा जो है वो किस भाषा में थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था। ये भी आपको ध्यान रखना है। केसरी और मराठा का प्रकाशन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, मराठा जो है ये आपका समाचार पत्र था। ये भी आपको ध्यान रखना है, समाचार पत्र। ठीक है, तो मराठा और केसरी कौन था? आपका समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और केसरी का प्रकाशन किया था 1881 में, और किस भाषा में थी? तो मराठी भाषा। और उसके बाद इन्होंने एक और समाचार पत्र का प्रकाशन किया था जो कि आपको ध्यान रखना है, गीता रहस्य। गीता रहस्य का प्रकाशन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये इन्होंने तीन इसका प्रकाशन किया था जो कि आपको याद रखना है। पहला आपको याद रखना है गीता रहस्य, दूसरा आपको याद रखना है केसरी, और तीसरा आपको याद रखना है मराठा। तो इन्होंने तीन इसका प्रकाशन किया था समाचार पत्र का, और कौन कौन सी भाषा में? तो जो आपका केसरी था वो मराठी भाषा में था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें शिशिर कुमार घोष की, शिशिर कुमार घोष ने जो है वो किसका प्रकाशन किया था गाइस? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उसमें आपसे ये पूछा गया था कि जो अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया था वो किसने किया था। तो आपको याद रखना है कि अमृत बाजार पत्रिका का जो प्रकाशन किया था वो किसने किया था। तो अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन जो किया था वो शिशिर कुमार घोष ने किया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। तो अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन जो है वो किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था। और ये आपको याद ध्यान रखना है कि ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के कारण जो है बांग्ला से ये अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पूछा जाता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के कारण जो है बांग्ला से अंग्रेजी में कौन सा जो है वो प्रकाशित होने लगा था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका, जिन्होंने प्रकाशन किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने। उसके बाद अगर बात करें रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो किसका प्रकाशन किया था? गीतांजलि का जो प्रकाशन किया था वो किसने किया था गैस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि गीतांजलि का किया था वो किससे संबंधित है गीतांजलि? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर से। ये आपको ध्यान रखना है। उसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, आपको ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय ने जो है वो किसकी जो है किस समाचार पत्र की प्रकाशन किए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी की। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय ने किसकी प्रकाशन किए थे। तो संवाद कौमुदी की जो प्रकाशन किया था वो किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है और सबको नोट चेक करते चलना है। ठीक है, तो संवाद कौमुदी। तो यहाँ से जो है आपको गाइस इतना चीज आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि मोडुमलाई वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो आपको बताना है कि मोडुमलाई वन्य जीव अभयारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी राजस्थान में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मोडुमलाई जो वन्य जीव अभयारण्य है ये आपका तमिलनाडु में है, ये स्थित है। अगर पूछे कि तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु की जो है वो नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ स्थित है guys? तो ये नीलगिरी जिले में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में।
उसके बाद बात करेंगे कि मोडूमलाई वन्यजीव अभयारण्य की जो है ये स्थापना कब हुआ था गाइस। स्थापना इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो स्थापना हुआ था गाइस मोडूमलाई वन्यजीव अभयारण्य का, ये 1940 में जो इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना गाइस कब हुई थी, तो 1940 में हुई थी। और मोडूमलाई वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका कर्नाटक और केरल राज्य की सीमाओं से सटा हुआ है, ठीक है। तो ये भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि केरल और कर्नाटक की सीमा से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य सटा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि केरल और कर्नाटक की सीमा पर जो स्थित है वो कौन सा है, सटा हुआ है जो, वो है आपका मुडुमलाई, ठीक है। तो केरल और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सीमा पर स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1940 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि तमिलनाडु में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य है। तो अगर तमिलनाडु में अगर वन्य जीव अभयारण्य की बात करें, कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य जो स्थित है ये हमारा तमिलनाडु में, ठीक है। तो पहले आपको याद रखना है कि कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद आपको याद रखना है अनामलाई। अनामलाई जो है ये कहाँ पे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी जो है ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये भी आपका, तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो है दो तीन आपको याद रखना है। उसके बाद आपका मुडुमलाई हो गया, और उसके बाद एक और आपको याद रखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपका कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। तो ये भी कहाँ है गाइस, तो ये भी आपका तमिलनाडु में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में आपको कौन सा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो गाइस महाराष्ट्र में जो है ये आपका कोयना वन्यजीव अभयारण्य, कोयना वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, अब ये आपको ध्यान रखना है कि कोयना वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका कहाँ स्थित है। कोयना वन्यजीव अभयारण्य जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, कोयना वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद बात करते हैं गाइस कोयना वन्यजीव अभयारण्य के बाद राजस्थान में, राजस्थान में जो है ये आपको कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है गाइस, रणथंभौर अभयारण्य जो है कहाँ स्थित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो रणथंभौर अभयारण्य जो है ये आपका कहाँ स्थित है, तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि रणथंभौर अभयारण्य जो है ये आपका जो है कहाँ स्थित है गाइस, तो ये जो है ये आपका राजस्थान में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रणथंभ अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा अभयारण्य कहाँ स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है गाइस, और इसको याद भी कर लेना है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में जो है वो कौन सा अभयारण्य स्थित है गाइस, तो मनाली अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो मनाली वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका कहाँ स्थित है, तो मनाली वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। मनाली वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है, तो मनाली वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो अगर बात करें तमिलनाडु में, तमिलनाडु में आपका कन्याकुमारी, अन्नामलाई, ये सब जो है, मुडुमलाई, ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में स्थित है। मुडुमलाई जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो 1940 में हुई, और ये केरल और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। महाराष्ट्र की बात करें तो कोयना वन्यजीव अभयारण्य ये महाराष्ट्र में स्थित है। राजस्थान की अगर बात करें तो रणथंभौर अभयारण्य ये कहाँ स्थित है, राजस्थान में। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो मनाली वन्यजीव अभयारण्य, मनाली वन्यजीव अभयारण्य जो है गाइस ये कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मनाली वन्यजीव अभयारण्य जो ये कहाँ स्थित है, तो मनाली वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जीवाश्म किस चट्टान में पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा चट्टान है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है अवसादी चट्टाने, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टाने, ऑप्शन सी रूपांतरित चट्टाने, या ऑप्शन डी कायांतरित चट्टाने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अवसादी चट्टानें जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अवसादी चट्टान का जो है ये निर्माण कैसे होता है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है कि तलछट के जमने से जो है इसका निर्माण होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि तलछट के जमने से जो है वो किस चट्टान का निर्माण होता है, तो तलछट के जमने से जो है गाइस ये किसका निर्माण होता है, तो तलछट के जमने से जो है ये अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो तलछट के जमने से जो है इसका निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद आपको बात रखना है कि इसमें जो है जीवाश्म पाए जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जीवाश्म किस चट्टान में पाए जाते हैं, तो अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। उसमें सबसे पहले जानते हैं कि जीवाश्म जो है वो किसे कहते हैं, तो जब कोई जीव जो है मरता है उसके जो अवशेष मिट्टी या फिर रेत के जो नीचे जो है दब जाते हैं, जब उसमें जो है ऑक्सीजन की कमी आती है और उसके बाद वो धीरे धीरे कठोर बन जाता है, और इसी के जो है जीव के अवशेष को हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं आग्नेय चट्टान की। आग्नेय चट्टान का जो है वो निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण होता है मैग्मा के ठंडा होने से जो है वो किस चट्टान का निर्माण होता है, तो मैग्मा के ठंडा होने से जो है ये आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो मैग्मा के ठंडा होने से ये किस चट्टान का निर्माण होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस। तो आपको याद रखना है कि मैग्मा के
ठंडा होने से जो है ये आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। मैग्मा के ठंडा होने से किस चट्टान का निर्माण होता है? तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसे जो है प्राथमिक चट्टानी की श्रेणी में जो है वो किस चट्टान को रखा गया है? तो प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में जो है ये आग्नेय चट्टान को रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में से रखा गया है। किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में जो है वो किस चट्टान को रखा गया? तो प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में जो रखा गया वो किसे रखा गया? ये आग्नेय चट्टान को जो है रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है? तो आपको बताना है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी राजपीपला या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी तो धूपगढ़ है, लेकिन इसकी ऊंचाई भी आपको अगर ध्यान रखना है तो इसकी जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है। तो धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो धूपगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है, जो कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है राजपीपला, ये भी जो है ये सतपुड़ा की ही चोटी है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी सतपुड़ा की है, लेकिन ये किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। उसके बाद अमरकंटक की बात करते हैं तो अमरकंटक जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो अमरकंटक की जो ऊंचाई है वो 1336 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है अमरकंटक की, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी जो है सतपुड़ा की चोटी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, सतपुड़ा की चोटी है। लेकिन ये अमरकंटक जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1336 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो है कहाँ स्थित है? तो मैकाल पर्वत में जो है ये आपका स्थित है। मैकाल पर्वत में जो है ये कौन स्थित है गाइस, आपको ध्यान रखना है। तो ये मैकाल पर्वत में स्थित है। और नर्मदा जो और सोन नदी है इसका उद्गम कहाँ से है गाइस? तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है इसका उद्गम जो है अमरकंटक से ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नर्मदा और जो सोन नदी है इसका उद्गम कहाँ से है? तो नर्मदा और सोन नदी का जो उद्गम है गाइस, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है या फिर सोन नदी का उद्गम कहाँ से है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा और सोन नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से है? तो ये अमरकंटक से है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नर्मदा और सोन का उद्गम। उसके बाद बात करते हैं गाइस, सतपुड़ा जो है ये टोटल कितने राज्य में फैली हुई है? तो जैसे कि ये गुजरात में, ठीक है। तो ये जो है राजपीपला जो है ये आपका गुजरात में है। उसके बाद अमरकंटक जो है ये आपका मैकाल पर्वत में, और धूपगढ़ जो है ये कहाँ स्थित है? तो धूपगढ़ जो स्थित है ये पचमढ़ी में। तो पचमढ़ी में, तो यहाँ से जो है ये आपका प्रश्न बनता है कि सतपुड़ा जो है वो कितने राज्यों में फैली हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सतपुड़ा जो है ये 4 राज्यों में फैली हुई है। कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है? तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि सतपुड़ा कितने राज्यों में फैली हुई है। तो सतपुड़ा जो है वो टोटल 4 राज्यों में फैली हुई है। और कौन कौन सी है ये आपको ध्यान फैली है, और कौन कौन सा राज्य है? तो पहला आपको याद रखना है कि गुजरात। पहले आपको क्या याद रखना है? सबसे पहला याद रखना है पहले मध्य प्रदेश। पहला कौन सा याद रखना है गाइस? तो सबसे पहले आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। दूसरा जो राज्य आपको याद रखना है वो कौन सा राज्य याद रखना है? महाराष्ट्र। तो पहला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में, दूसरा आपको कौन सा याद रखना है गाइस? दूसरा आपको याद रखना है महाराष्ट्र। ये टोटल 4 राज्यों में फैली हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये अगर इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन से राज्य में सतपुड़ा जो है वो नहीं फैली हुई है, किसमें फैली हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तीसरा आपको कौन सा राज्य याद रखना है जहाँ ये फैली हुई है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी जो है ये इसका फैलाव है। छत्तीसगढ़ में भी जो है सतपुड़ा की कुछ पहाड़ी का हिस्सा है। उसके बाद अगर चौथा राज्य की बात करें तो गुजरात। और इसी गुजरात में जो है ये आपका सतपुड़ा का जो चोटी है राजपीपला, ये जो है ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये टोटल 4 राज्यों में फैले हुए। तो यहाँ से जो है आपको इतना पॉइंट नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देहरादून में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी धनबाद में, या ऑप्शन डी खड़गवासला में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये है खड़गवासला में जो है ये कहाँ स्थित है? ये आपका जल एवं विद्युत अनुसंधान स्थित है। और खड़गवासला जो है ये कहाँ पड़ता है गाइस?
ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके पुणे के आसपास का जो है ये आपको पड़ता है यहाँ, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि गाइस इसका जो है जल एवं विद्युत अनुसंधान की जो है स्थापना कब हुई थी। तो गाइस इसकी स्थापना भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1916 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1916 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं देहरादून। देहरादून में आपका कौन कौन सा अनुसंधान है गाइस, तो सबसे पहले आपको याद रखना है वन अनुसंधान। वन अनुसंधान जो है गाइस ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वन अनुसंधान जो है ये आपका देहरादून में। वन अनुसंधान कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है वन अनुसंधान आपका देहरादून में। उसके बाद आपको याद रखना है पेट्रोलियम अनुसंधान। पेट्रोलियम अनुसंधान जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पेट्रोलियम अनुसंधान जो है ये आपका कहाँ है, ये आपका देहरादून में। तो दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि पेट्रोलियम अनुसंधान कहाँ है, तो पेट्रोलियम अनुसंधान जो है ये देहरादून में। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है सर्वेक्षण विभाग जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सर्वेक्षण विभाग जो है ये कहाँ है, तो सर्वेक्षण विभाग भी जो है ये आपका देहरादून में स्थित है। तो यहाँ से जो है आपको 3 पॉइंट याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आपको ध्यान रखना है ये कहाँ स्थित है, तो सर्वेक्षण विभाग आपका देहरादून में स्थित है। उसके बाद अगर कानपुर की बात करें, कानपुर में जो है आपका क्या स्थित है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है चीनी अनुसंधान। चीनी अनुसंधान जो है वो कहाँ है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि चीनी अनुसंधान जो है ये कहाँ है, तो चीनी अनुसंधान जो है ये आपका कानपुर में, ठीक है। तो ये आपको बताया, याद रखना है गाइस कि चीनी अनुसंधान ये कहाँ स्थित है, तो ये कानपुर में स्थित। उसके बाद आपको एक और याद रखना है जो कि कानपुर में स्थित है दलहन अनुसंधान। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था कि दलहन अनुसंधान जो है ये कहाँ है। तो गाइस आपको याद रखना है कि दलहन अनुसंधान जो है ये कहाँ है गाइस, तो दलहन अनुसंधान जो है ये आपका कानपुर में। तो कानपुर से आपको दो चीज याद रखना है जो कि है आपका चीनी अनुसंधान और दलहन अनुसंधान, ये कहाँ है, ये आपका कानपुर में। और सबसे इम्पोर्टेंट गाइस धनबाद। धनबाद में जो है वो क्या स्थित है, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग जरूर कमेंट करिए। ईंधन अनुसंधान। ईंधन अनुसंधान जो है ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि ईंधन अनुसंधान जो है ये आपका धनबाद में है। उसके बाद अगर ईंधन अनुसंधान ये आपको याद रखना है, और दूसरा आपको याद रखना है कि खनन अनुसंधान। खनन अनुसंधान भी कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो खनन अनुसंधान भी जो है ये आपका धनबाद में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ईंधन अनुसंधान और खनन अनुसंधान ये कहाँ है, तो ये धनबाद में। तो यहाँ से जो है ये भी चीज को सबको नोट करते हुए चलिएगा, इसमें सारी चीजों को क्लियर कर रही हूँ। तो प्लीज आप लोग इतना है कि प्लीज ये सबको नोट कर लीजिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो है वो कौन सी होती है। तो आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका जो है वो कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शुक्राणु, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी अंडाणु, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि शुक्राणु। शुक्राणु क्या होता है guys? ये आपको ध्यान रखना है, जो स्पर्म स्पर्म जो होता है इसे ही हम शुक्राणु कहते हैं। तो ये जो है ये आपकी सबसे छोटी कोशिका, ये आपको ध्यान रखना है कि स्पर्म जो है, यानी कि ये जो है ये क्या है guys? ये आपको ध्यान रखना है स्पर्म। स्पर्म जो है ये आपका क्या है guys? ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी सबसे छोटी कोशिका है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें guys, स्पर्म से जो है दो तीन पॉइंट आपको जो है याद रखना है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं स्पर्म की, तो स्पर्म की जो लंबाई है वो लगभग कितनी होती है, तो ये कहता है 50 माइक्रोमीटर जो है इसकी लंबाई होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है गाइस, तो 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा गाइस, इसकी लंबाई को। तो माइक्रोमीटर, 50 माइक्रोमीटर जो है ये किसकी लंबाई होती है, तो 50 माइक्रोमीटर जो है ये स्पर्म की लंबाई होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, 50 माइक्रोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्या है गाइस, तो 50 माइक्रोमीटर जो है इसकी लंबाई है। उसके बाद अगर बात करें कि इसे बनने में कितना दिन लगता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसे बनने में जो है 74 दिन लगते हैं इसे बनने में, ठीक है। तो स्पर्म को बनने में कितना दिन लगता है गाइस, तो 74 दिन लगते हैं इसे बनने में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्पर्म को बनने में कितना समय लगता है, तो 74 दिन लगते हैं इसे बनने में, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं इसका निर्माण जो है ये कहाँ होता है गाइस, तो इसका जो निर्माण होता है स्पर्म का जो उत्पादन होता है वो अंडकोश में होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अंडकोश में जो है इसका उत्पादन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्पर्म का जो है उत्पादन कहाँ होता है, तो स्पर्म का जो उत्पादन होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि अंडकोश में जो है इसका उत्पादन होता है। तो यहाँ से जो है आपको दो तीन पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और ये जो है ये सबसे छोटी कोशिका है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो स्पर्म है, ठीक है। उसके बाद अंडाणु की बात करते हैं। अंडाणु जो है ये
क्या है गाइस, तो अंडाणु जो है ये आपकी जो है सबसे बड़ी कोशिका है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है गाइस, तो सबसे बड़ी कोशिका जो है ये आपका अंडाणु, ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है अंडाणु है, और अंडाणु को क्या कहते हैं, ओवम। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है गाइस, तो सबसे बड़ी कोशिका जो है ये आपका जो है कौन सी है, तो अंडाणु है। और जो स्पर्म होता है, ये जो स्पर्म होता है ये कहाँ आता है, तो ये आपका ध्यान रखना है ये आपको मेल में पाया जाता है। ठीक है, स्पर्म जो है, और अंडाणु जो है ये आपका किस में पाया जाता है, तो ये फीमेल में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसका जो है व्यास कितना होता है लगभग, तो इसके अगर हम व्यास की बात करते हैं, अंडाणु के व्यास की अगर हम बात करें, तो इसका जो व्यास होता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो व्यास होता है ये लगभग होता है 0.1 मिलीमीटर जो है इसका व्यास होता है। इसका व्यास कितना होता है गाइस, तो 0.1 मिलीमीटर जो है इसका जो है ये होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1 मिलीमीटर, सॉरी यहाँ पे जो है 1 mm हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 मिलीमीटर। तो उसके बाद बात हो गया गाइस, ये आपका 1 मिलीमीटर जो है इसका व्यास होता है अंडाणु का। तो शुक्राणु और अंडाणु के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं तंत्रिका कोशिका के बारे में। तो तंत्रिका कोशिका क्या है गाइस, तो आपको याद रखना है तंत्रिका कोशिका जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी कोशिका जो होती है ये तंत्रिका कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है गाइस, तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो है तंत्रिका कोशिका जो है ये सबसे छोटी कोशिका है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम इसकी जो है इसकी लंबाई की बात करते हैं, तो गाइस इसको आपको ध्यान रखना है कि कितना लंबा होता है। तो एक से इसका लंबाई आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसका जो लंबाई होता है कितना होता है, वो ये 1 से लेकर के 1.5 मीटर जो है ये लंबा होता है। ये कितना होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 से लेके 1.5 मीटर जो है इसकी लंबाई होती है। तो अगर ये लंबाई की हम अगर बात करते हैं, तो इसको भी, ये इसकी लंबाई भी है गाइस ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, ये कितना लंबा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो लंबाई होती है वो 1 से लेके 1.5 तक जो है इसकी लंबाई होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से जो है आपको ये प्रश्न, आपको सारी चीजों को नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से नंदा देवी चोटी इनमें से किसका भाग है। तो आपको बताना है कि नंदा देवी चोटी जो है वो किसका भाग है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुमाऊं हिमालय का, ऑप्शन बी नेपाल हिमालय का, ऑप्शन सी पंजाब हिमालय का, या ऑप्शन डी असम हिमालय का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नंदा देवी चोटी जो है वो किसका भाग है, ये कुमाऊं हिमालय का भाग है, ये आपको ध्यान रखना। और कुमाऊं हिमालय जो है वो किसके, इसका जो विस्तार होता है वो किसके अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुमाऊं हिमालय जो है ये आपका किसके, किन दो नदियों के बीच है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सतलज नदी और काली नदी के बीच जो है ये आपका स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सतलज नदी और काली नदी के बीच जो है हिमालय का कौन सा भाग है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सतलज नदी और काली नदी के बीच जो है ये कौन सा भाग है। तो सतलज नदी और काली नदी के बीच जो है ये आपका कुमाऊं हिमालय। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि ये कहाँ स्थित है। तो गाइस इसको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में ये आपका पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है गाइस, तो ये आपका जो है उत्तराखंड में जो है ये पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं उत्तराखंड के बाद कि इसकी जो लंबाई वो कितनी है गाइस, तो अगर इसकी हम लंबाई की बात करते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी जो लंबाई है कुमाऊं हिमालय की जो है वो 320 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। तो इसकी लंबाई कितनी है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 320 किलोमीटर जो है ये लंबा है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसी कुमाऊं हिमालय की जो है ये आपकी चोटी है नंदा देवी चोटी। और नंदा देवी चोटी से जो है आपको एक पॉइंट नोट कर लेना है कि नंदा देवी चोटी जो है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो ये भी यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि ये नंदा देवी जो है ये दूसरी सबसे बड़ी चोटी है भारत की, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है गाइस, दूसरी सबसे बड़ी चोटी जो है ये आपका नंदा देवी, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी सबसे बड़ी चोटी, दूसरी सबसे बड़ी चोटी जो है ये कौन सी है गाइस, दूसरी सबसे बड़ी चोटी वो भी भारत की है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये भारत की है। दूसरी सबसे बड़ी चोटी जो है ये आपका कौन है, तो ये है नंदा देवी। उसके बाद है कुमाऊं हिमालय की है, जो कि कुछ प्रमुख चोटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर कुमाऊं हिमालय की चोटी के बारे में बात करें कि कुमाऊं हिमालय की प्रमुख चोटी जो है वो कौन कौन सी है, तो अगर कुमाऊं हिमालय की प्रमुख चोटी की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है नंदा देवी। नंदा देवी जो है ये भी इसकी चोटी है, जो कि भारत की सबसे दूसरी सबसे
सबसे ऊंची चोटी है? तो पहला हो गया इसका नंदा देवी, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, नंदा देवी है। दूसरा कौन सा चोटी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है? बद्रीनाथ। दूसरा को याद रखना है कौन सा है? दूसरा है इसकी जो है, जो कि है कुमाऊं हिमालय की ही चोटी है, जो कि आपको याद रखना है बद्रीनाथ। ये किसकी चोटी है guys? ये कुमाऊं हिमालय की है, तो बद्रीनाथ। तीसरा आपको कौन सा याद रखना है? केदारनाथ। ठीक है, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों चोटी जो है ये किसका हिस्सा है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कुमाऊं हिमालय का है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप इतना चीजों को नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि कीटों के अध्ययन को इनमें से क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि कीटों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी, या ऑप्शन डी एंटेमोलॉजी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कीटों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी जो है वो कीटों का अध्ययन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर डेंड्रोलॉजी की बात करें तो वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है गाइस? मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा। तो वृक्ष और छारियों का, अगर वृक्ष का अध्ययन दे दे या फिर सिर्फ छारियों का दे दे, तो दोनों आपको याद रखना है कि वृक्ष और जो है छारी जो है इसका जो है झाड़ियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस? तो वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन जो है ये आपका डेंड्रोलॉजी कहलाता है। इसको आपको ध्यान रखना है गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। उसके बाद माइक्रोलॉजी में जो है, माइक्रोलॉजी में जो है ये किसका है? तो माइकोलॉजी में जो है गाइस ये किसका अध्ययन होता है? तो कवकों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। तो कवकों का अध्ययन जो कहलाता है ये माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है गाइस? तो कवकों का अध्ययन जो है ये माइकोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ऑर्निथोलॉजी की बात करें तो ऑर्निथोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है गाइस? तो पक्षियों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। तो पक्षियों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन जो कहलाता है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पक्षियों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन जो है ये आपको ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एंटेमोलॉजी में जो है ये आपका क्या होता है? तो एंटोमोलॉजी में जो है आपको कीटों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है? ये आपको ध्यान रखना है। तो कीटों का जो अध्ययन कहलाता है ये आपका एंटेमोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ से जो है 4 प्रश्न आपको याद रखना है कि किसका अध्ययन किस क्या कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो आपको बताना है कि सोडियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है NaNO3, ऑप्शन बी K2CO3, ऑप्शन सी KNO3, या ऑप्शन डी Na2SO4। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Na2SO4 जो है ये सोडियम सल्फेट का है, पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो है सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2SO4 जो है ये सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। अगर आप लोगों को पता है कि NaNO3 जो है ये किसका रासायनिक सूत्र है, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए। तो गैस NaNO3 जो है ये सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या कहलाता है? तो सोडियम नाइट्रेट का गैस रासायनिक सूत्र से ना है आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इसको ध्यान रखिएगा कि किसका सूत्र क्या होता है। तो इसमें जो है आपको सारा याद करना है गाइज, और इसमें सब लिख दी हूँ मैं, हर एक चीज को क्लियर की हूँ। तो प्लीज गाइज आप लोग इसको नोट जरूर करिए और याद करिए। तो NaNO3 जो है ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है गाइज ये आपको ध्यान रखना है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है गाइज? तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है KNO3, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम नाइट्रेट की बात करें कि अगर लास्ट में नाइट्रेट हो तो इसके फॉर्मूला को हम कैसे पकड़ सकते हैं? तो जब भी नाइट्रेट होगा ना तो लास्ट में इसके NO3 होगा, ठीक है। तो जो भी नाइट्रेट होगा या चाहे वो सोडियम दे दे, पोटेशियम दे दे, कैल्शियम दे दे, तो इसमें इसके लास्ट में है ना NO3 होगा, ठीक है। उसके बाद हम जिससे डिनोट करते हैं वो इसका ये हो जाएगा। जैसे कि हम सोडियम का जो है संकेत क्या होता है? सोडियम का संकेत Na होता है। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? K होता है। फास्फोरस का संकेत क्या होता है? P होता है। तो अगर हम इस जो भी आपसे पूछेगा वो आपको लास्ट में NO3 लगा देना, जो उसका संकेत पूछे वो संकेत लगा देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप नाइट्रेट का फॉर्मूला बना सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें K2CO3, तो K2CO3 जो है ये किसका होता है फॉर्मूला गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। तो पोटेशियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो पोटेशियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो पोटेशियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है K2CO3, ठीक है। तो ये कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी कार्बोनेट का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति से, तो आपको बताना है कि कौन सा प्रावधान है जो कि मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 75, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी अनुच्छेद 85 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मंत्री परिषद की जो नियुक्ति से संबंधित है ये कौन है, तो अनुच्छेद 75 आपका मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित है। उसके बाद अगर अनुच्छेद 76 की बात करेगा, इस मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर हम अनुच्छेद 76 की बात करते हैं तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित जो है, ये भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको नोट कर लीजिएगा कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति यानी कि मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित जो है ये आपका कौन सा है, तो मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित जो है ये आपका कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित ये आपका अनुच्छेद 75 है। लेकिन भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित जो है ये कौन सा है गाइस, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित जो है ये आपका कौन सा है, तो ये आपका है अनुच्छेद 76। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना है कि भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 जो है ये क्या है गाइस, तो इसमें जो है ये राष्ट्रपति जो है लोकसभा को जो भंग करता है, ये आपको पता होगा कि लोकसभा को जो है वो भंग किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति जो लोकसभा को भंग करता है ये किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा को जो भंग करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है गाइस, तो अनुच्छेद 85 के तहत जो है वो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और ये आपका जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ये आपको नोट कर लेना है कि राष्ट्रपति जो है वो अनुच्छेद 85 के तहत जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं अनुच्छेद 61, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किसमें गई, ये आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ये किस पे गई, अनुच्छेद 61 की तहत जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये लगाया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित आपका कौन सा अनुच्छेद है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये आपका अनुच्छेद 61 से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको एक तरफ राज्य दिया हुआ है और दूसरा तरफ आपको जो है दर्रा दिया हुआ है, यानी कि इसमें से जो है जो दर्रा होगा वो राज्य से मेल नहीं करेगा। ये आपको पता करना है कि कौन सा ऐसा है। तो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है जलेपला दर्रा, जो कि बोल रहा है सिक्किम में है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है बोमडीला दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है नीति दर्रा, जो कि बोल रहा है उत्तराखंड में। और ऑप्शन डी आपसे कह रहा है सिपकिला दर्रा, जो कि आपसे पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिपकिला दर्रा जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है, यानी कि ये गलत सुमेलित है, यानी कि ये इसका जो मेल है वो सही नहीं है, यानी कि सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर तो आपका सिपकिला दर्रा हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो सिपकिला दर्रा जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो फिर कहाँ है? सिपकिला दर्रा जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो बताइए, अगर आप लोगों को पता है कि सिपकिला दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है तो कहाँ है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिपकिला दर्रा जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो सिपकिला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है कौन कौन सा दर्रा आपका स्थित है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है ये आपका सिपकिला दर्रा है। तो अगर हिमाचल प्रदेश की अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में आपको कौन सा दर्रा है। तो जो सिपकिला दर्रा ये आपका कहाँ स्थित है गाइस, ये सिपकिला दर्रा जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है हिमाचल प्रदेश से। दूसरा आपको याद रखना है कि रोहतांग, रोहतांग दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, तो रोहतांग भी जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, तो रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और तीसरा जो है ये तीन दर्रा आपको याद रखना है। और तीसरा आपका जो है बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा जो है कहाँ स्थित है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बारालाचा दर्रा जो है ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये तीन दर्रा है जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व में से किस अनुच्छेद के अनुसार नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता है, यानी कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व दिया गया है
तो अगर राज्य की नीति निर्देशक तत्व मैं बाद में समझाऊंगी, पहले ये बताइए कि इसमें जो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता है वो किस अनुच्छेद में है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 50 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 में, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 47 में। तो गाइस अगर हम सबसे पहले राज्य की नीति निर्देशक के तत्व की बात करें तो ये हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं। तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि ये किस अनुच्छेद के तहत है। तो 36 से लेकर 51 तक जो है ये आपका कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है 12 से लेकर 35 तक जो है जो कि आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है ये आपका कौन सा है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, जो कि आपके आर्टिकल अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम इसके भाग की बात करते हैं कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस भाग में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये भाग 4 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, जिसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें कि ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ये कहाँ के संविधान से प्रेरित है आपका, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ये कहाँ से प्रेरित है गाइस? तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ये आपको 3 पॉइंट यहाँ से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो है समान सिविल संहिता जो है ये कहाँ से दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है अनुच्छेद 44 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 44 में जो है वो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता जो है वो अनुच्छेद 44 में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में जो है कहा गया, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा कि ग्राम पंचायत का गठन जो है वो किस अनुच्छेद में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत का गठन से जो संबंधित है अनुच्छेद, तो ग्राम पंचायत के गठन से जो संबंधित है वो कौन सा है? तो ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित जो है वो अनुच्छेद 40 है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 50 की बात करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 50 में जो है ये क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 50 में कहा न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण जो है वो किसमें है? तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का जो उल्लेख दिया हुआ है ये किसमें दिया हुआ है? तो न्यायपालिका का कार्यपालिका के पृथक्करण से जो उल्लेख दिया हुआ है वो आर्टिकल 50 में दिया हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पृथक्करण का उल्लेख दिया हुआ है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है किसका उल्लेख दिया हुआ है, तो पृथक्करण का जो उल्लेख दिया हुआ है किसमें दिया हुआ है? तो आर्टिकल 50 में दिया हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 47, इसमें क्या है? तो इसमें जो है शराब पर प्रतिबंध जो है ये किस आर्टिकल के तहत है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि शराब पर जो प्रतिबंध है ना ये अनुच्छेद 47 के तहत है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 47 के तहत जो है ये क्या है? ये आपका शराब पर प्रतिबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्दी गर्मी का एहसास किससे होता है? यानी कि मानव शरीर का कौन सा ये है, सही ये आपको पूछ रहा है जिससे हमें सर्दी और गर्मी का एहसास होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए थैलेमस, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थैलेमस के कारण जो है वो सर्दी गर्मी का एहसास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और थैलेमस जो है ये 3 सेंस ऑर्गन को जो है ये नियंत्रित करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो थैलेमस क्या करता है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है कि ये 3 सेंस ऑर्गन को जो है ये नियंत्रित करता है। और वो कौन कौन से 3 सेंस ऑर्गन है जिसे नियंत्रित करता है? तो ये 3 सेंस ऑर्गन को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सेंस ऑर्गन है जिसे ये नियंत्रित करता है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जो थैलेमस है वो निम्नलिखित में से किस सेंस ऑर्गन को नियंत्रित करता है और किसको नियंत्रित नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि थैलेमस जो है वो 3 सेंस ऑर्गन को नियंत्रित करता है। उसमें से जो है कौन कौन सा सेंस ऑर्गन है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो कि है, आपको याद रखना है तो नाक। नाक आपको याद रखना है कि पहला आपको कौन सा है? पहला आपको याद रखना है नाक, जिसे ये नियंत्रित करता है। दूसरा आपको याद रखना है जीभ, जिसे ये कौन नियंत्रित करता है? तो जीभ को भी नियंत्रित कौन करता है? ये थैलेमस करता है। और तीसरा आपको याद रखना है त्वचा। इन 3 चीजों को कौन नियंत्रित करता है गाइस? तो थैलेमस करता है, ये आपको ध्यान रखना है। त्वचा, त्वचा को भी जो है ये कौन नियंत्रित करता है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। तो त्वचा को भी जो नियंत्रित करता है ये कौन करता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, त्वचा को नियंत्रित जो करता है ये करता है थैलेमस। तो गाइस यहाँ पे त्वचा जो है थोड़ा गलत हो गया, तो इसे हम फिर से लिख दे रही हूँ। यहाँ पे जो है कौन से 3 सेंस ऑर्गन को नियंत्रित करता है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि नाक, जीभ और त्वचा को कौन नियंत्रित करता है गाइस? ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये करता है थैलेमस। और थैलेमस जो है ये कहाँ पे होता है? अगर हम यहाँ पे बात करें कि थैलेमस जो है ये आपका कहाँ पे होता है,
तो ये जो है ये ह्यूमन ब्रेन है, और ह्यूमन ब्रेन का जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, जिसे मैं सर्कल कर रही हूँ पिक्चर में, आप ध्यान से देखिए। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, ये वाला जो पार्ट है ना, यही पार्ट आपका क्या कहलाता है guys? यही पार्ट आपका थैलेमस कहलाता है, ठीक है। जो कि ये 3 सेंस ऑर्गन को जो है ये नियंत्रित करता है। और थैलेमस जो है ये किसका भाग होता है, मस्तिष्क के किसका भाग होता है, तो ये फोर ब्रेन का जो है ये भाग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अगर मस्तिष्क का भाग होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किसका भाग होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये अग्र मस्तिष्क का जो भाग होता है वो कौन होता है गाइस, तो अग्र मस्तिष्क का जो भाग होता है ये होता है कौन, थैलेमस होता है, ठीक है। और थैलेमस को जो है ये क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये किसे कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो किसे कहा जाता है, तो ऑफिस पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कहा जाता है वो थैलेमस को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो किसे कहा जाता है, तो पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कहा जाता है वो थैलेमस को कहा जाता है। तो थैलेमस से जो है आपको इतना पॉइंट याद रखना है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये 3 सेंस ऑर्गन को नियंत्रित करता है, जो कि नाक, जीभ और त्वचा है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये ह्यूमन ब्रेन के एकदम बीच में पाया जाता है थैलेमस। और ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। और पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है, तो थैलेमस को ही पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि ऋग्वेद में किसके लिए सबसे ज्यादा मंत्र का प्रयोग किया गया। तो आपसे पूछ रहा है कि ऋग्वेद में जो है वो सबसे ज्यादा मंत्र का प्रयोग किसके लिए किया गया। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ऋग्वेद को क्या कहा गया, तो मंत्रों का वेद कहा गया। ये आप सभी को पता होगा कि मंत्रों का वेद जो है वो किसे कहा गया गाइस, तो मंत्रों का वेद जो कहा गया वो ऋग्वेद को कहा गया। तो इसीलिए इसमें पूछा गया है कि इसमें जो सबसे ज्यादा मंत्र का प्रयोग जो है ये किसके लिए किया गया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंद्र के लिए, ऑप्शन बी सोम के लिए, ऑप्शन सी वरुण के लिए, या ऑप्शन डी मारुत के लिए। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंद्र के लिए जो है ये क्या मंत्र का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया है, कौन ऋग्वेद में, ठीक है। उसका अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे सबसे जरूरी क्वेश्चन पूछा गया था कि पुरंदर शब्द जो है ये किसे कहा गया है ऋग्वेद में, ठीक है। तो पहले आपसे ये भी पूछा गया है कि पुरंदर शब्द जो है, पुरंदर ये किसे कहा गया। तो आपको गाइस याद रखना है कि पुरंदर शब्द जो है वो पुरंदर जो है वो किसे कहा जाता है, तो इंद्र को जो है वो पुरंदर भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वो इंद्र को क्या कहा जाता है गाइस, तो इंद्र को जो है वो पुरंदर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है ऋग्वेद में। उसके बाद है वर्षा का देवता। वर्षा का देवता जो है वो किसे कहा गया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्षा का देवता जो है वो किसे कहा गया है, इंद्र को जो है वर्षा का देवता कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्षा का देवता किसे कहा गया है, इंद्र को कहा गया है। उसके बाद है अगला पॉइंट आपको याद रखना है युद्ध का देवता। युद्ध का देवता जो है वो किसे कहा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है कि युद्ध का जो देवता कहा गया वो इंद्र को कहा, युद्ध का देवता ये किसे कहा गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये कहा गया है इंद्र को, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको इंद्र के बारे में जो है आपको याद रखना है कि ये इंद्र के बारे में कहा गया। उसके बाद बताइए सोम को जो है ये किसका देवता कहा गया, तो जंगल का देवता जो कहा गया वो किसे कहा गया, तो जंगल का जो देवता कहा गया वो सोम को कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जंगल का देवता किसे कहा गया, तो जंगल का देवता जो है ये सोम को कहा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर वरुण की बात करें, वरुण को जो है ये किसका देवता कहा गया, वायु का देवता। वायु का देवता जो है किसे कहा गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो वायु का जो देवता कहा गया वो वरुण को कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। युद्ध का देवता और वर्षा का देवता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद मारुत, मारुत को जो है किसका देवता कहा गया गाइस, तो तूफान का देवता। वायु को देवता वरुण को क्या कहा गया, और मारुत को जो है ये किसका देवता कहा गया, तूफान का। तो तूफान का देवता किसे कहा गया गाइस, तो देवता से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछ सकता है कि ऋग्वेद में जो है वो वरुण को किसका देवता कहा गया, या सोम को किसका देवता कहा गया, या इंद्र को किसका देवता कहा गया। तो ये आपसे पूछेगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, यानी कि आपको बताना है कि नीचे जितने भी कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही है। तो ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि लोकसभा जो है वो भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। या ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है। और ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा जो होता है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा जो होता है ये आपके भारतीय जनता की प्रतिनिधि करती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है,
और लोकसभा जो है ये भारतीय जनता की प्रतिनिधित्व सभा है। ठीक है, राज्यसभा जो है ये आपका उच्च सदन होता है, और अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा जो है ये आपका निम्न सदन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा जो है आपका जो है कौन सा सदन होता है, तो राज्यसभा जो है ये आपका उच्च सदन होता है, और लोकसभा जो है ये आपका निम्न सदन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें जो है ये इसे भंग किया जा सकता है, इसी वजह से इसे जो है निम्न सदन में रखा गया। और राज्यसभा जो है ये आपका एक अस्थाई सदन है। ठीक है, ये अस्थाई नहीं, यानी कि अस्थाई, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे उच्च सदन कहा गया। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि राणा प्रताप सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में। तो आपको बताना है कि राणा प्रताप सागर बांध जो है वो किस राज्य में है। तो आपके ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राणा प्रताप सागर बांध जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये है राजस्थान में। अब राणा प्रताप सागर से जो है इसको आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है राणा प्रताप सागर से जो है इसके निर्माण के बारे में बात करेंगे कि इसका निर्माण जो है ये कब हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे राणा प्रताप सागर के बारे में, इसकी लंबाई के बारे में कि इसकी लंबाई जो है ये कितनी है, ये भी बात करेंगे। और राणा प्रताप सागर बांध से जो हम एक बात करेंगे कि राज्य तो हमको पता चल गया कि राजस्थान में, और इसके जो है तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे चौड़ाई, यानी कि राणा प्रताप सागर में के बारे में जो है आपको 4 पॉइंट याद रखना है कि इसका निर्माण कब हुआ, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और किस राज्य में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके निर्माण की। तो इसका जो निर्माण हुआ था गाइस ये आपको याद रखना है 1970 में जो है ये किसका निर्माण हुआ था, तो 1970 में जो है वो राणा प्रताप सागर का बांध का निर्माण हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अगर लंबाई की बात करें तो 1100 मीटर जो है ये लंबाई किसकी है, तो राणा प्रताप सागर बांध की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 1100 मीटर है। उसके बाद चौड़ाई की बात करेंगे तो इसकी जो चौड़ाई कितनी है गाइस, तो इसकी जो चौड़ाई है ये 36 मीटर है। और कौन सा राज्य है, तो राज्य आपका राजस्थान है। यानी कि अगर राज्य की बात करें कि ये कौन सा राज्य है, तो राज्य आपका राजस्थान है। तो यहाँ से आपको 4-5 पॉइंट जो है ये याद रख लेना है राणा प्रताप सागर बांध से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता था। तो आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो को, ऑप्शन बी औरंगजेब को, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक को, या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आलमगीर के नाम से जिसे जाना जाता था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि औरंगजेब को जो है ये किस नाम से जाना जाता था, आलमगीर के नाम से जाना जाता था। एक और नाम जो है जिसे जाना जाता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर भी प्रश्न है guys, लेकिन ये थोड़ा कुछ समय पहले का है। तो ये आपको याद रखना है जिंदा पीर। जिंदा पीर के नाम से जो है ये किसे जाना जाता है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिंदा पीर के नाम से जो है वो किसे जाना जाता था। आपसे पूछा था गया था कि जिंदा पीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता था। तो जिंदा पीर के नाम से जो जाना जाता था वो आलमगीर को जाना जाता था। ठीक है, तो ये किस नाम से जाना जाता था, ये जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके शासनकाल की बात करें कि ये औरंगजेब का जो है ये शासनकाल कब से कब तक था गाइस, तो औरंगजेब का शासनकाल था जो कि 1658 से लेकर इसका शासनकाल शुरू हुआ था। और इन्होंने कब तक शासन किया था, तो 1707 तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका शासनकाल कब से कब तक था गाइस, तो 1658 से लेकर के 1707 तक जो था ये औरंगजेब का शासनकाल था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। ठीक है, औरंगजेब। तो ये आपको याद रखना है कि वीणा वाद्य यंत्र जो है वो कौन बजाता था, कौन मुगल बादशाह, तो वीणा वाद्य यंत्र जो बजाता था वो कौन बजाता था गाइस, तो वीणा वाद्य यंत्र जो बजाता था वो कौन बजाता था, ये बजाता था औरंगजेब। ठीक है, ये आपको यहाँ से औरंगजेब से इतना चीज याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें तोताए हिंद, तोताए हिंद जो है वो किसे कहा जाता है गाइस, तो तोताए हिंद जो कहा जाता था वो कहा जाता था अमीर खुसरो को। ठीक है, तोताए हिंद जो है वो किसे कहा गया, तो ये अमीर खुसरो को जो है तोता हिंद कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं उर्दू साहित्य का जनक। उर्दू साहित्य का जनक जो है ये किसे कहा गया गाइस, तो उर्दू साहित्य का जनक जो कहा गया वो अमीर खुसरो को कहा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उर्दू साहित्य का जनक जो है ये किसे कहा गया, तो उर्दू साहित्य का जनक जो है ये अमीर खुसरो को कहा गया। ठीक है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, इसे जो है किस नाम से जाना जाता था, लाख बख्श। लाख बख्श के नाम से जो है ये किसे जाना जाता था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो लाख बख्श के नाम से जो जाना जाता था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था, क्योंकि ये लाखों में दान वान दे
प्रोवाइड करते थे, इसी वजह से इसे लाख बक्स के नाम से जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त से आपको ये याद रखना है कि भारत का नेपोलियन जो है ये किसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत के नेपोलियन के नाम से जो है वो किसे जाना जाता था, तो भारत के नेपोलियन के नाम से जो जाना जाता था वो किसे जाना जाता था, वो जाना जाता था समुद्रगुप्त को, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भारत के नेपोलियन के से जाना जाता था, तो यहाँ से आपको इतना चीज याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अमृत क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। तो आपको बताना है कि अमृत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है। तो आपके ऑप्शन है मसाला उत्पादन से, ऑप्शन बी झींगा उत्पादन से, ऑप्शन सी फल उत्पादन से, या ऑप्शन डी नदी जोड़ो परियोजना से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नदी जोड़ो परियोजना से जो है ये किसका संबंध है, तो अमृत क्रांति का जो संबंध है ये किससे गाइस, ये नदी जोड़ो परियोजना से है। उसका झींगा उत्पादन से जो है ये आपका कौन सा क्रांति, ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गुलाबी क्रांति के नाम से जो जाना जाता है वो कौन, वो झींगा उत्पादन। तो गुलाबी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो गुलाबी क्रांति जो ये संबंधित है गाइस, ये किससे संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति जो संबंधित है गाइस, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है झींगा उत्पादन से भी और प्याज उत्पादन से भी संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं मसाला उत्पादन से। मसाला उत्पादन से जो है वो आपका कौन सा क्रांति संबंधित है, तो बादामी क्रांति। बादामी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बादामी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, तो बादामी क्रांति जो है ये आपके मसाला उत्पादन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। फल उत्पादन से जो है ये आपका कौन सा क्रांति संबंधित है गाइस, तो सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये क्रांति वाला जो है यहाँ से भी एक प्रश्न रहता है कभी कभी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है कि मसाला उत्पादन से कौन सा क्रांति संबंधित है, बादामी क्रांति। झींगा उत्पादन से आपका कौन सा क्रांति संबंधित है, गुलाबी क्रांति। फल उत्पादन से आपका कौन सा क्रांति संबंधित है, सुनहरी क्रांति। और नदी जोड़ो परियोजना से आपका कौन सा क्रांति संबंधित है, अमृत क्रांति, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना चीज याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं हमसे कि भारत स्तर पर हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। यानी कि भारत स्तर पे आपसे पूछ रहा है कि हरित क्रांति का जनक जो है वो किसे कहा गया। तो आपके ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एम एस स्वामीनाथन को जो है वो भारत स्तर पर जो है वो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एम एस स्वामीनाथन जो है ये कौन से स्तर पे है, तो ये एम एस स्वामीनाथन जो है ये आपके भारत स्तर पे है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि विश्व स्तर पे जो है वो कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग जो है ये विश्व हरित क्रांति के जनक जो है वो विश्व स्तर पे कौन है, तो विश्व स्तर पे जो है वो नॉर्मन बोरलॉग जो है ये हरित क्रांति के जनक है, जो कि विश्व स्तर पे है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है श्वेत क्रांति के जनक जो है वो कौन है गाइस, तो वर्गीज कुरियन जो है ये कौन से, ये श्वेत क्रांति के जनक है, ये आपको ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो श्वेत क्रांति के जनक जो है ये वर्गीज कुरियन है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि हरित क्रांति की जो है वो शुरुआत कब हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि 1960 में जो है इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1960 में जो है ये किसकी शुरुआत हुई थी, तो 1960 में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये आपको ध्यान रखना है कि कौन विश्व स्तर पे थे, कौन भारत स्तर पे थे। तो गैस ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2024 का सेशन जो है आज का समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।